नमस्कार दोस्तों। सभी लोगों को नमस्कार। मेरा नाम है सलील मैथ्यू, चीफ ऑपरेटिंग ऑफिसर माई लाइफस्टाइल। जितने भी आज हमारे पार्टिसिपेंट्स इस मीटिंग में जुड़े हैं, सबको मेरे तरफ से हार्दिक नमस्कार। आशा करते हैं कि आप सब सही सलामत अपने अपने घरों में या अपने अपने फील्ड में रहेंगे। बड़ी खुशी होती है जब हम अपने फैमिली मेंबर्स से मुलाकात करते हैं। दोस्तों, आज की मीटिंग के बारे में थोड़ा सा मैं आपको एक थोड़ा सा गाइडलाइंस देना चाहता हूं। आज हम लोग जिस परिस्थिति में जूझ रहे हैं, जैसे कि कोविड-19 के बारे में सबको पता है, पूरे हिंदुस्तान में अभी लॉकडाउन अलग अलग फेजेस में चल रहा है। तो बहुत सारे लोगों को ये कोविड क्या है, इसे अगर हमें हुआ है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या चीज़ें का हमको देखभाल रखना चाहिए, हम अपने परिवार को किस तरह देखेंगे, अपने आप को कैसा देखेंगे। हमें सबको बिजनेस भी करना है और बिजनेस करते वक्त में क्या हमने वो चीज़ें बरतनी है, सेफ्टी, जिसके कारण हम लोग इस पैंडेमिक से बाहर निकले। तो बहुत सारे डिस्ट्रीब्यूटर्स के मन में ये डाउट रहता है। तो ये डाउट हम किसके पास जाके क्लियर करें, ये सारा प्रश्न सबके मन में रहता है। बहुत सारे व्हाट्सएप में और सोशल मीडिया में बहुत सारे अफवाहें भी फैलती है। तो हमें इन अफवाहों पे नज़र नहीं रखना है। हमें हमारी कंपनी की तरफ से एक नई प्रक्रिया शुरू किया है, एक नई लाइफलाइन शुरू किया है जिसका नाम है MI लाइफलाइन। इसको आपको फॉलो करना है और ऐड करना है और इस कोविड-19 में आपको सारा कंट्रीब्यूशन देना है, अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने टीम के लिए, अपने देश के लिए। तो दोस्तों, ये जो MI लाइफलाइन शुरू किया है, इस श्रृंखला में हम आपको डॉक्टर्स मिलाएंगे जो आपको कोविड-19 के बारे में बताएंगे। देखिए, इस कोविड पैंडेमिक से बाहर निकलना है, अपना बिजनेस को भी संभालना है, अपने फैमिली को भी संभालना है। तो इस श्रृंखला में हम आज आपके सामने एक ऐसे शख्सियत को पेश करने वाले हैं जो दोस्तों इंडिया में बहुत जाने माने नाम है, लेकिन हम माई लाइफस्टाइल वाले इनको शायद अभी तक मिले नहीं हैं। जो हमारे NTC मीटिंग हुई थी उसमें हमने उनकी इंट्रोडक्शन किया था। तो आज हमने पूरे इंडिया के लिए ये खोल के रखा और ये हिंदी भाषा में होगी। ये भी बताना चाहूँगा कि अगले रविवार को हम तमिल में करने वाले हैं और धीरे धीरे करके हम रीजनल लैंग्वेजेस में भी इसका अनुवादन करेंगे और इस तरीके का जूम मीटिंग हम आपके सामने रखेंगे। इसका एक ही वजह है कि माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ये चाहता है कि इस कठिन परिस्थिति में हमें संभल कर हमारा बिजनेस करना है। देखिए, आप बहुत सारे लोग अभी भी हमारे इस जूम मीटिंग में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मैं बता दूं कि ऑलरेडी हमारा जो कोटा है वो पूरा हो चुका है और ये अभी यूट्यूब में भी लाइव चल रहा है। तो जिनको यहाँ पे एंट्री नहीं मिल रही है, अपने दोस्तों को बता दीजिएगा कि आप अभी जूम के अलावा यूट्यूब में लाइव देखें, ताकि आप लोग इस जो चर्चा होने वाली है, जो आपको गाइडेंस मिलने वाला, उसका आपको फायदा उठाए। तो जो शख्सियत आज आपके सामने आने वाले हैं, इनका नाम है डॉक्टर दिलीप रामदास पवार। देखिए दोस्तों, इन्होंने अपने MBBS और MD किए हैं, इन्होंने मास्टर्स किए हैं ऑन्कोलॉजी में, PhD किया है हर्बल मेडिसिन में। ये इनके एकेडमिक अचीवमेंट्स है। ये हिंदुस्तान की एक जाने माने हस्ती है। इन्होंने जो किया है मेडिकल फील्ड में, दोस्तों मैं विश्वास नहीं करूंगा, आपको बताना पड़ेगा कि क्या क्या इन्होंने किया है। इन्होंने आर्मी का डॉक्टर का काम किया है, पुलिस को अभी डॉक्टर का काम किया है, बहुत सारे यूनिवर्सिटीज में ये बहुत सारे रिसर्च में काम करते हैं। इन्होंने इस पैंडेमिक यानी कि 2020 में जब हमारा ये पैंडेमिक शुरू हुआ था, आपको बताने में बड़ी खुशी होती है कि इन्होंने करीब 2000 कोविड पेशेंट्स को फ्री ऑफ चार्ज इन्होंने ट्रीट किया है। इन्होंने ऐसे बहुत सारे स्टडीज किए हैं जिसमें स्टीम एडजुवेंट ट्रीटमेंट कोविड-19 पेशेंट्स को देना चाहिए, इसके बारे में इन्होंने बताया है। इन्होंने वेरियस इंस्टीट्यूशन के साथ में भी काम किया है
और इनको कोरोना वॉरियर का अवार्ड से सम्मानित किया है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने किया है, टाइम्स ऑफ इंडिया की ग्रुप ने किया है, इंडियन रेड क्रॉस ने किया है, इंडिया टुडे नाम का भी जो चैनल है, इन्होंने भी इनको एस्टीम ऑर्गेनाइजेशन में किया है। इसके अलावा इन्होंने रिकवरी एंड ट्रायल ऑन हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन नाम के जो ये है, वो एक ऑब्जर्वेशन स्टडी का पेपर भी इन्होंने पहला पब्लिश किया है। द फर्स्ट ऑथर टू पब्लिश पेपर ऑन दिस। इन्होंने दोस्तों 75,000 पीपी किट फ्री में बांटे हैं, जिनको जो डोनेशन जिनको ऑल ओवर वर्ल्ड से जो मिला है, जैसे इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस है, मेडिकल कॉलेजेस है, मुंबई में एलटीएम मेडिकल कॉलेजेस, एंड यहाँ से जो इनको डोनेशंस आते थे, इन्होंने 75,000 पीपी किट्स को भी दिया है। इन्होंने अगवा वेंटिलेटर्स को दिया है कोविड सेंटर्स को, मुंबई में, ठाणे में, औरंगाबाद में, पूना में, जो भी इंटरनेशनल डोनर्स इनको पैसा भेजते थे, यानी कि कितने जाने माने हस्ती है। इन्होंने अगवा वेंटिलेटर जो है इंडियन आर्मी को भी दिया है। इन्होंने पीपी किट, N95 मास्क, सैनिटाइजर मुंबई पुलिस को भी दिया है। तो ऐसी एक शख्सियत आज हमारे बीच में है। ये आपको समझना पड़ेगा कि ऐसे शख्सियत अगर हमारे बीच में है तो इसका सिंपल मतलब है इनका कोविड-19 के ऊपर ज्ञान बहुत है। तो मैं चाहूंगा विद अ राउंड ऑफ अप्लॉज, जहां पे आप बैठे हैं, जो तालियां बजाइए, और मैं हेल्प यू वेलकम ऑन द स्क्रीन एक ग्रेट शख्सियत, ऐसे शख्सियत जिनको सुनने के बाद हमारे सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। डॉक्टर पवार जी, प्लीज कम ऑन द स्क्रीन। दिस इज अ हार्टी वेलकम फ्रॉम द माई लाइफस्टाइल फैमिली, सर। Thank you for joining us. Thank you so much. Please come on the screen, sir. नमस्कार दोस्तों। तो आज एंड थैंक्स फॉर द इंट्रोडक्शन, आपने बड़ा अच्छा मेरा परिचय दिया, इसके लिए मैं आपका शुक्रगुजार हूँ। तो आज का ये जो कोविड सेशन है, हम इसको हिंदी में करेंगे। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, थोड़ी जानकारी कोविड के बारे में दूंगा, उसके बारे में कोविड का प्रसार कैसे हुआ, क्या क्या कारण है जो संक्रमण हो रहे लोग, वो बताऊंगा। फिर सबसे ज्यादा जो महत्व है आज के तारीख में, ये जो दूसरी लहर चल रही है, इसके बारे में आपको थोड़ी जानकारी दूंगी। और सबसे महत्वपूर्ण कि इससे हम अपना बचाव कैसे कर सकते हैं, इस पे हम आपका ध्यान आकर्षित करेंगे। उसके बाद में अगर कोविड हुआ तो हमको क्या करना चाहिए, क्या सावधानी रखनी चाहिए हमारे लिए, हमारे परिवार के लिए, वो हम देखेंगे। और फिर पोस्ट कोविड लाइफ क्या होता है, कोविड होने के बाद में हमको क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखनी चाहिए, और हमारी लाइफस्टाइल कैसे होनी चाहिए, जैसे कि, और अंत में कोविड का बचाव कैसे कर सकते हैं। और जो वैक्सीनेशन है, तो हम देख रहे हैं कि जैसे सर ने बताया कि व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी जो अभी है, कि हर एक इंसान व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के माध्यम से एक तज्ञ बन चुका है, स्पेशलिस्ट बन चुका है। तो ये अफवाह पे ध्यान न देते हुए हम वैक्सीनेशन के बारे में थोड़ी जानकारी लेंगे। और अंत में आपके पास में अगर कुछ प्रश्न है, कुछ क्वेश्चंस है, कुछ डाउट्स है, तो आप वो पोस्ट करना, आप मैसेज भेजना, ताकि अंत में ये मैसेज काफी लोगों को जो कॉमन क्वेश्चंस हो गए, सभी को जानना हो, जानकारी चाहिए, तो वो हम अंत में बताएंगे आपको। तो इस तरह हम देखेंगे, ये पूरा एक साधारण 1 घंटे में इसका पूरा करेंगे। तो आप आपके जो प्रश्न है वो मैडम को देते रहना, तो उसके हम उत्तर अंत में देंगे।
सर उनको बोलना चाहूंगा कि ये चैट में आपको आपका सवाल देना है। यदि आपका सवाल रहेगा आप चैट में जाके उसमें प्रश्न डालिएगा, हमारे यहाँ पे उसको स्क्रीन करेंगे और बाद में डॉक्टर साहब इसका सारा जवाब देंगे। थैंक यू सर। ओके, तो अभी हमको सबको ज्ञात है कि कोविड तो गए साल से शुरू हुआ, समवेयर दिसंबर 2019 से शुरू हुआ। इंडिया में तकरीबन मार्च में पहला पेशेंट हिट हुआ और हमको तब लगा कि इंडिया में इसका संक्रमण इतना ज्यादा नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्यों? हम इंडियंस हैं, हमको तो कुछ होता ही नहीं है। और काफी लोग ओवर कॉन्फिडेंस हो गए। लोग बोले कि हमको ऑलरेडी इसका इन्फेक्शन हो चुका रहेगा, लोगों को टीबी हो चुका है और हमको इसका होने की जो प्रमाणता है वो काफी कम रहेगी। और काफी हद तक ये सही भी था, लेकिन जैसे हमने देखा 2020 में इस संक्रमण का प्रमाण धीरे धीरे बढ़ते गया। काफी हद तक हमने इसको कंट्रोल भी किया। जब भी मार्च में यह अनाउंस हुआ कि कोविड देश में पसर रहा है, फैल रहा है, मुंबई में भी फैल रहा था। और मुंबई आपको पता ही होगा कि मुंबई आज के तारीख में फाइनेंशियल कैपिटल तो है ही, इसे अभी कोविड कैपिटल भी हो गया। तो कोविड के सबसे ज्यादा केसेस मुंबई में है और महाराष्ट्र में, लोग काफी संक्रमण हो रहे हैं। तो जब भी गवर्नमेंट ने अनाउंस किया, बताया कि उनके कोविड डॉक्टर्स चाहिए, हालांकि हम तो कैंसर फील्ड से है, लेकिन कोविड में कोई स्पेशलिटी नहीं है, इसका सामना सभी डॉक्टर्स को करना है, सभी स्पेशलिस्ट को करना है। तो डे 1 से हमने ज्वाइन किया और वो भी ऑनर करके हमने 1 साल से कंप्लीटली फ्री सेवा दे रहे हैं पेशेंट्स को। और काफी पेशेंट्स हमने ट्रीट किया है, तकरीबन अभी तक एक 5000 के ऊपर पेशेंट ट्रीट हो गया। और हम कोई पेशेंट से चार्ज नहीं करते। फॉरेन से भी जो अनुदान आता है हमको, हम गवर्नमेंट में और अलग अलग जगह इसका इस्तेमाल करते हैं। और मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमने ये संकल्प लिया है कि 3 गांव है, 3 विलेज है, 3 तालुका प्लेस है, वहां पर हम कोविड हॉस्पिटल की स्थापना कर रहे हैं और जल्दी उसका उद्घाटन करेंगे ताकि जो गांव के लोग हैं उनका इसका फायदा हो। सबसे पहले अभी मैं एक मुद्दा पर आऊंगा कि पहले जो पहली लहर जो थी और दूसरी लहर में और शायद तीसरी लहर भी आएगी, तो पहले लहर में क्या था, दूसरी लहर में क्या हो रहा है और शायद तीसरी लहर में क्या होगा। तो जो फर्स्ट वेव था या फर्स्ट लहर जिसको बोलते हैं, उसमें क्या हुआ, उसमें हमने देखा गया जो वायरस था तो उसका संक्रमण होने का जो क्रिया था, फास्टनेस जिसको बोलते हैं, वो काफी कम था। और वो हमने देखा गए साल सिर्फ ज्यादा से ज्यादा वो शहरों में हुआ। गांव में आप देखते तो गांव में सेफ थे। तो हमने ये भी देखा कि काफी शहर के लोग, जैसे मैं मुंबई में रहता हूँ, काफी लोग जो शहर में रह रहे थे वो अपने फ्लैट व्लैट बंद करके गांव में चले गए, खेतों में चले गए, फार्म हाउस में चले गए ताकि वो सेफ रहे। लेकिन हम तो डॉक्टर है, हमको तो इधर डटे रहना है, हमको इधर खड़े रहना है। वी हैव टू सेव द कंट्री, वी हैव टू सेव द नेशन, हमको देश को बचाना है। तो यही संकल्प से हमने कोविड का कार्य शुरू किया। अब ये लहर में क्या हो गया, इन दिस वेव, ये दूसरी लहर में वायरस जो है उसने थोड़ा अपना रूप चेंज कर लिया है। इसको हम लोग बोलते हैं कि काफी जगह पर डबल म्यूटेंट स्ट्रेन, मतलब म्यूटेशन होता है। म्यूटेशन मतलब क्या, ये वायरस से अपना चेहरा बदल लेता है, रूप बदल लेता है। ये सबसे पहला चेंज है, पहला बदलाव। दूसरा बदलाव क्या हुआ इसमें, ये जो अभी डबल म्यूटेंट स्ट्रेन है, इट इज वेरी एक्टिव और इसका संक्रमण का जो प्रमाण है, तीव्रता जो है, स्पीड जो है, वो काफी ज्यादा है। मतलब गए वेव के प्रमाण में ये 5 गुना ज्यादा फैल रहा है। ये दूसरा बदलाव। तीसरा और सबसे डेंजरस, खतरनाक क्या हो गया, ये गांव गांव में फैल गया है। अगर आप न्यूज में देखते होंगे कि गांव गांव में फैल गया है। और हमको ये तो ज्ञात है कि गांव गांव में जो मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर है वो काफी वीक है। गांव गांव में फैल गए और काफी लोगों को जो इवन खेतों में रहते हैं उनको भी अफेक्ट कर गया है। इसलिए गांव में इसकी तीव्रता हो गई और उससे क्या हो गया, काफी चीज
जो मेडिकल फैसिलिटीज होनी चाहिए वो नहीं मिल रही है, तो उसकी कमतरता होगी। तो एक तो डिजीज की तीव्रता बढ़ गई और उससे जो फैसिलिटी है उसकी कमतरता हो गई, दवाइयों में कमतरता हो गई, ऑक्सीजन में हो गई। तो ये सब प्रॉब्लम्स हैं। अभी हमको ज्ञात है प्रॉब्लम्स है, लेकिन वी हैव टू ओवरकम। हमको इस पर जीतना है, तो हमको क्या करना चाहिए? तो सबसे पहले हमें हमारा बचाव, परिवार की सुरक्षिता और प्रिवेंशन जिसे हम कहते हैं, तो हमें सबको मिलकर इसका सामना करना है और सबको कुछ प्रिंसिपल्स है उसका पालन करना है। तो अभी वो क्या करना चाहिए, अभी हम सबको ज्ञात है, और ये मैं फिर से दोहराना चाहूंगा कि लोगों को बेसिक्स जो चीज है जो हम 1 साल से बोल रहे हैं लेकिन उसका पालन नहीं होता, तो हमको उसका पालन करना है। क्या पालन करना है? तो बेसिक एसएमएस जो बोलते हैं, जैसे टेक्स्ट मैसेज कहते हैं ना, एसएमएस, उसका ही पालन करना है। एसएमएस मतलब क्या? सबसे पहला सोशल डिस्टेंस मेंटेन करना है। आज भी हम काफी जगह देखते हैं मार्केट में भीड़ भाड़ होती है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन नहीं करते, वो सबसे पहले हमको ज्ञान रखना है। दूसरा, मास्क पहनना है। हम जब कोविड का संक्रमण की शुरुआत हुई, हम तब से कह रहे कि मास्क पहनना चाहिए। इनफैक्ट WHO भी स्टार्टिंग में बोल रहे थे कि नहीं पहनना चाहिए, बाद में उन्होंने भी अपना स्टेटमेंट किया कि सभी को मास्क पहनना चाहिए। अभी मास्क कौन सा पहनना चाहिए, उस पर काफी विवाद है। अभी हमने देखा गया है जो कपड़े का मास्क जो होता है, कॉटन मास्क जिसको कहते हैं, कि पहले हम बोलते थे सेफ है, अभी देखा गया है कि इट इज नॉट सेफ। क्यों सेफ नहीं है? कि पहले हमको लगता था ये सिर्फ ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट मतलब क्या? जो शरीर से लिक्विड गिरता है, जैसे कोई खांस रहा है, छींक रहा है, या सर्दी जुकाम हो गया, उससे जो ड्रॉपलेट्स बढ़ते हैं, जो ड्रॉप्स निकलते हैं, उससे होगा। और जो सरफेस में कंटेमिनेट होते हैं या सरफेस पे जो चिपक जाते हैं, तो उससे भी होने की इसकी संभावना होती है। लेकिन अब ये देखा गया है कि ना सिर्फ उससे, लेकिन जब ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हवा में आता है तो वो एयरबोर्न इन्फेक्शन हो जाता है, मतलब हवा में भी उसके वायरस होते हैं। जैसे अब लिफ्ट है या कॉमन रूम में बैठे हैं या क्लोज रूम मीटिंग रूम में बैठे हैं, तो वहां सब पर इसके संक्रमण होने की संभावना ज्यादा बढ़ जाती है। इसके लिए हम लोग बोलते हैं मीटिंग करते हो, जब भी करते हो तो डोर खुले रखना चाहिए, विंडोज खुले रखना चाहिए, क्लोज रूम में मीटिंग नहीं करना चाहिए। ध्यान दे, स्पेशली जो कॉर्पोरेट्स में काम करते हैं, ऑफिस में काम करते हैं, आपको इसका बड़ा ध्यान रखना होगा। और जनरली हम क्या करते हैं, हम बाहर होते हैं तभी मास्क पहनते हैं, और जैसे ही हम ऑफिस में जाते हैं तुरंत मास्क निकाल देते हैं। तो आपका क्या होता है, एक्सपोजर बढ़ जाता है, और ऑफिस अगर क्लोज होगा और वहां पर अगर वायरल लोड ज्यादा होगा, तो उससे आपको संक्रमण होने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं। तो ये प्रिंसिपल याद रखना। कॉटन मास्क अगर पहनते हैं तो डबल मास्क पहनना चाहिए आपको। सिंगल मास्क से आपका प्रोटेक्शन कम होता है, तो आपको डबल मास्क पहनने की शुरुआत करनी चाहिए। या 3 प्लाई मास्क पहनते हैं तो बोलते हैं कि 3 प्लाई मास्क भी डबल मास्क पहनना चाहिए, या 3 प्लाई पहनो उसके ऊपर कॉटन मास्क पहनो। तो इन प्रिंसिपल आपको डबल मास्क पहनना चाहिए। अनटिल एंड अनलेस अगर आप समझो N95 मास्क पहन रहे हैं, तो N95 मास्क सफिशिएंट, सिंगल मास्क सफिशिएंट होता है। बाकी कोई भी टाइप का मास्क अगर आप पहनो तो डबल है। तो ये हो गया इसका पहला, सोशल डिस्टेंसिंग। सेकंड, मास्क। व्हेनेवर यू गो आउट, आप कभी बाहर जा रहे हैं तो आपको मास्क पहनना अनिवार्य है। प्लीज ये बात ध्यान में रखिए। अभी मैं काफी टाइम बाहर जाता हूं, तो एज अ सोशल एक्टिविस्ट जब भी मैं देखता हूँ कुछ गलत हो रहा है, मैं तुरंत बोल देता हूँ। तो कोई अगर मास्क नहीं पहनता हो तो मैं उनको बोलता है आपको मास्क पहनना है, तो वो बोलता है साहब देखो यहाँ पर तो ये नहीं पहन रहा है, वो नहीं पहन रहा हूँ। तो मैं लोगों को यही बोलता हूँ कि दुनिया में कुछ अगर गलत हो रहा है तो वो एग्जाम्पल मत लीजिए। अगर कोई गलत हो रहा है या गलत कर रहा है तो आपको उसको जाके बोलना चाहिए कि भैया आपको भी मास्क पहनना है। तो सामने वाला नहीं पहन रहा है इसका मतलब ये नहीं कि मैं भी ना पहनूं। तो ये उदाहरण मैं हमेशा देता हूं, और आपकी भी जिम्मेदारी है। ये सिर्फ सरकार की या पुलिस की या डॉक्टर्स की, इनकी जिम्मेदारी नहीं है। आज ये पैंडेमिक हो चुका है, देश में गांव गांव में फैल चुका हो, और इसमें अपनी लापरवाही भी शामिल है। ये इतना बात ध्यान में रखिए, ये हमारी भी काफी गलतियां हुई है, इसमें हर एक इंसान की गलतियां हुई है। तो ये गलती हमें दोहराने नहीं चाहिए। तो आप अगर कोई देखे कोई गलती कर रहा है, इसको रोको टोको,
आज भी हम देखते हैं गाड़ी में से लोग कांच नीचे करते हैं और थूकते हैं, तुरंत ही उसको टोको, ताकि ताकि ये इन्फेक्शन या ये जो संक्रमण हो रहा है इस पे हम कंट्रोल ला सके। तो मास्क पहनना इज वेरी इंपॉर्टेंट, अनिवार्य है, और अच्छा मास्क पहनिए। काफी लेडीज लोग मैं देखता हूँ डिजाइनर मास्क पहनते हैं, डिजाइन वाला मास्क, मास्क में जाली होती है, अलग अलग टाइप के एम्ब्रॉयडरी और जाली होती है, ये सब अनसेफ मास्क है। तो मास्क हम डिजाइन के लिए नहीं पहन रहे, मास्क हम प्रोटेक्शन के लिए पहन रहे हैं। प्लीज ये ध्यान में रखिए। और तीसरी बात हमने देखा सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क, और तीसरा क्या इंपॉर्टेंट है, सैनिटाइजेशन। इसलिए एसएमएस बोला। सैनिटाइजेशन मतलब सैनिटाइजर यूज करो हाथ में या हाथ वॉश करो। उससे क्या है, अगर जम्स हाथ में जम जाते हैं तो वो उसको हम क्लीन कर सकते हैं विद सैनिटाइजर और या वॉशिंग हैंड्स। लेकिन मैं और एक एस जोड़ता हूँ इसमें, एसएमएस, और वो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण है, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। और वो क्या है एस है, वो है स्टीम इनहेलेशन। स्टीम मतलब क्या, गर्म पानी की वाफ, गर्म पानी की वाफ लेना इज कॉल्ड स्टीम इनहेलेशन। अभी आपने काफी व्हाट्सएप में मैसेज आते होंगे, काफी आपको लिंक्स आए होंगे, टीवी में पढ़ा होगा, हमारे पीएम साहब भी बता रहे थे कि स्टीम गर्म पानी की वाफ लेना काफी जरूरत है, और इसके ऊपर हमने संशोधन भी किया। तो ये सिर्फ जनरल बात नहीं है, तो हमने ये संशोधन किया, बम्बई के 2 बड़े अस्पताल में संशोधन किया कि स्टीम लेने से या गर्म पानी वाफ लेने से कि वाकई में कुछ फायदा होता है या हम जस्ट बोलने के लिए बोल रहे हैं। तो हमने ये संशोधन किया और ये देखा गया कि एक तो स्टीम लेने से संक्रमण होने का जो प्रमाण है वो काफी कम हो जाता है, तीव्रता है वो काफी कम हो जाती है। तो लेस पीपल विल गेट इन्फेक्टेड, कम लोगों को संक्रमण होने की संभावना होती है अगर आप नियमित रूप से गर्म पानी की वाफ लेते हैं, दिन में 2 बार, सुबह और शाम, या अगर आप बाहर जाके आए तो तुरंत गर्म पानी की वाफ लेंगे। तो ये काफी महत्वपूर्ण है। जब हमने इसका प्रचार किया कि गर्म पानी की वाफ लेने से संक्रमण प्रमाण में काफी कमतरता आ रही है, और जो पेशेंट पॉजिटिव होते हैं अगर वो दिन में 3 या 4 बार ले तो इससे भी काफी फायदा होता है, पेशेंट जल्दी रिकवर होता है, पेशेंट जल्दी ठीक हो जाता है। अब ये स्टीम कैसे लेने चाहिए, मैंने जैसे बताया दिन में 2 बार ले सकते हैं, या जो पेशेंट पॉजिटिव हो 3 से 4 बार ले सकते हैं। एक बार में 5 मिनट से ज्यादा नहीं लेने का, नाक से लेने का और मुंह से छोड़ देने का, टेक फ्रॉम नोज, रिलीज थ्रू माउथ, और मैक्सिमम 5 मिनट्स, और 60 ब्रेथ या 60 ब्रेथ जो बोलते हैं, एक बार अंदर लेते हैं छोड़ते हैं, उसको एक बार काउंट करना चाहिए, ऐसे 60 ब्रेथ ले तो ये प्रॉपर हो गया। तो स्टिमुलेशन बिकम्स वेरी इंपॉर्टेंट। अभी ये रिसर्च हमने यहाँ पर किया, तो मेरा इंटरव्यू इटाली में भी हुआ, इटालियन चैनल में हुआ, वो शायद यूट्यूब इधर अवेलेबल है, वो देख लेना आप। तो उधर के डॉक्टर से मेरा इंटरेक्शन हुआ, बातचीत हुई हमारे संशोधन के बारे में, और ये इटालियन डॉक्टर्स ने इटाली में भी ये संशोधन किया कि वाकई में ये गर्म पानी वाफ लेने से कुछ फायदा होता है, और उन्होंने भी ये देखा गया है कि इसके गर्म पानी वाफ लेने से वाकई में काफी फायदा होता है पेशेंट्स को। तो वहां पर भी उसका प्रचार कर रहे हैं। तो मैं यही अनुरोध करूंगा, आपको SMSS फॉलो करना चाहिए, और सबसे महत्वपूर्ण है स्टीम इनहेलेशन, आपको ये प्रचार गांव गांव में पहुंचना चाहिए ताकि हर लोग इसके धीरे धीरे से स्टीम ले और इससे काफी फायदा हो। इसके साथ में और क्या लेना चाहिए ताकि हमारी इम्यूनिटी बढ़े, जैसे हम बोलते हैं कि विटामिन सी उसको डेली लेना चाहिए, फिर बाद में 1 महीने के बाद में थोड़ा 4-5 दिन गैप दो, फिर वापस लो, ताकि विटामिन सी से आपकी इम्यूनिटी बढ़ सकती है। फिर जिंक प्रिपरेशंस अवेलेबल है, वो जिंक प्रिपरेशंस वो आप ले सकते हैं, उससे भी आपका फायदा होगा। ठीक है, तो ये बेसिक चीजें हमको क्या लेनी चाहिए। पानी अच्छा पीना चाहिए, और पानी कौन सा, आपको गर्म पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। आप जापान में देखिए, चाइना में देखिए, वहां पर गर्म पानी और ग्रीन टी काफी प्रमाण में लोग पीते हैं। इनफैक्ट जब भी खाना भी खाते हैं, हमारे देश में हम क्या देखते हैं, खाने के साथ में जनरली लोग कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, और सबसे
सबसे गलत आदत है। तो आपको गर्म पानी पीने की आदत डालनी चाहिए। या ग्रीन टी होता है, ग्रीन टी इज ऑल्सो वेरी गुड। जो ग्रीन टी होता है, ग्रीन टी बैग्स होते हैं, वो पीना चाहिए, ताकि इसमें हाई एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं और इससे आपको शरीर को मजबूत बनाते हैं और आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग करती है, मजबूत शरीर को मजबूत बनाते हैं। तो गर्म पानी का प्रमाण कम से कम 3 से 4 लीटर आपको डेली पीना चाहिए। तो ये हो गया आपका प्रिवेंशन पार्ट। अभी जब भी मैं स्टीम के बारे में बता रहा था, स्टीम क्यों इंपॉर्टेंट है, तो हमने तो ये देखा कि ओके, पेशेंट को फायदा होता है। अभी इसके पीछे साइंस क्या है, तो हमने देखा, सबसे पहले ये बात ध्यान में रखिए, कोविड वायरस है, अगर उसका एक्सपोजर होता है गर्म पानी की भाप से, तो अराउंड 56 डिग्री टू 60 डिग्री सेंटीग्रेड में ये वायरस इनएक्टिव हो जाता है, कमजोर हो जाता है, मर जाता है। ये पहला कारण है। दूसरा कारण क्या है, इस शरीर के ये इम्यूनिटी बढ़ाता है, ये इम्यून सिस्टम को एक्टिवेट करता है। जैसे गर्म पानी नाक में घुसता है तो उधर सेल्स आने शुरुआत होते हैं, तो ये इम्यून सिस्टम को एक्टिव करता है। एक्टिव करना मतलब क्या, उसको प्रोत्साहन करता है, और वो हीट से उधर वो सेल्स आते हैं। तो कौन से सेल्स आते हैं, वो इम्यून सेल्स होते हैं, उसको बोलते हैं NK सेल्स, नेचुरल किलर सेल्स। तो ये सेल्स आते हैं और ये वायरस के ऊपर वापस अटैक करते हैं, वायरस को किल करते हैं। ये सेकंड फायदा हुआ। तीसरा क्या फायदा होता है, जब भी हम गर्म पानी की भाप लेते हैं तो वो अक्यूट हीट हो गया, सडन हीट होता है, और वो शरीर में जो हमारे फाइटर सेल्स होते हैं, जैसे शरीर में प्रोटेक्टर सेल्स होते हैं, फाइटर सेल्स होते हैं, ये फाइटर सेल्स होते हैं, इनको टी लिम्फोसाइट्स बोलते हैं। तो टी लिम्फोसाइट्स का जो प्रमाण है वो 10 गुना बढ़ जाता है, और ये फाइटर सेल वापस ये वायरस पे अटैक करता है, उसको किल करता है। ये तीसरा देखा। चौथा, गर्म पानी का भाप लेने से कि शरीर में हीट शॉक प्रोटीन्स की उत्पन्नता होती है। दिस सेल स्टार्ट्स मैन्युफैक्चरिंग, ये सेल्स वायरस के उधर आके उसके ऊपर अटैक करता है, उसको बोलते हैं हीट शॉक प्रोटीन। तो हीट शॉक प्रोटीन्स की निर्मित ये गर्म भाप से होती है। और लास्टली, सबसे अंत में, स्टीम लेने से जो अपना रेस्पिरेटरी सिस्टम है उसमें रेस्पिरेटरी अल्कोलोसिस होता है। उससे क्या होता है, जो वायरस है वो वापस इनएक्टिव होता है। तो यही सब 5 कारण से क्या होता है, ये वायरस इनएक्टिव होता है, एंड इसके लिए हम लोग बोलते हैं स्टीम लेने से आपको फायदा होता है। तो ये हमने देखा हमको क्या करना चाहिए ताकि हम किसी को ये इन्फेक्शन ना हो। फिर थोड़ा लाइफस्टाइल भी चेंज करना चाहिए। जैसे लॉकडाउन चल रहा है, तो लॉकडाउन में काफी जगह हमको बाहर जाना नहीं मिलता है, उसके लिए हमको क्या करना चाहिए, तो घर में रह के ब्रीदिंग एक्सरसाइज करना चाहिए। बिकॉज ये वायरस क्या है ना, लंग्स पे अटैक करते हैं, और जिसको अस्थमा है वो लोगों को सावधानी रखनी चाहिए, उनको ब्रीदिंग एक्सरसाइज ज्यादा करनी चाहिए। काफी लोग को स्मोकिंग की आदत होती है, तो स्मोकिंग वाले लोग को भी ध्यान देना चाहिए। आइडियली उन्होंने स्मोकिंग कम करना चाहिए, स्मोकिंग बंद करना चाहिए। क्यों, जो लोग स्मोकिंग करते हैं या जो लोग को अस्थमा होता है उनको होने का प्रमाण ज्यादा होता है। और लास्टली, जिनको डायबिटीज होता है, अगर अनकंट्रोल डायबिटीज है आपको, तो आपको ज्यादा ध्यान रखना चाहिए, काफी सावधानी रखनी चाहिए। कि हमने देखा है जिनको डायबिटीज होता है, एक तो उनको संक्रमण होने का जो प्रमाण है वो ज्यादा है, और प्लस संक्रमण होने के बाद में जो सीवियरिटी बोलते हैं, तीव्रता जिसे कहते हैं, वो काफी होती है पेशेंट्स में, और ये पेशेंट्स होने के लिए उनको ज्यादा समय भी लगता है। तो इसलिए ये जो पॉपुलेशन है, स्पेशल पॉपुलेशन जिसे हम कहते हैं, उनको बड़ा ध्यान रखना चाहिए। ठीक है, और ऑफ कोर्स एल्डरली पॉपुलेशन को ध्यान रखना चाहिए। और ध्यान कैसे रखेंगे, यही मैंने जो बताया आपको, यही करना है। ठीक है, तो ये सब माध्यम से हम रोक सकते हैं। बाकी विटामिन सी का सेवन कीजिए, जिंक का सेवन कीजिए, और जनरली हम लोग ये भी बोलते हैं विटामिन डी, अगर विटामिन डी होता है तो वो वीकली विटामिन डी भी लेना चाहिए। वो 12 वीक्स के लिए हम बोलते हैं, 12 वीक्स के लिए विटामिन डी लेना चाहिए, लेकिन 4 वीक्स लेने के बाद में 1 वीक गैप रखना चाहिए, ऐसा। तो इससे क्या होगा, हमारा इम्यूनिटी स्ट्रांग होगा, हमारे शरीर में एंटीऑक्सीडेंट्स काफी हो जाएंगे, और बाकी जो हम ध्यान दे रहे हैं स्टीम लेने, उससे होना का जो प्रमाण है वो काफी कम हो जाता है। ठीक है, अभी ये हमने देख लिया कि ये वायरस कैसे आया,
पहली लहर में क्या हुआ, दूसरी लहर में क्या हुआ, दूसरी लहर इतनी डेंजरस क्यों है, ये डबल म्यूटेशन क्या क्या हार्म कर रहा है, और वो देख रहे हैं। और अभी हालांकि आप रिपोर्ट्स में पढ़ते भी होंगे, अभी काफी एक नया कॉम्प्लिकेशन जो शुरू हो गया है वो म्यूकोरमाइकोसिस। ये म्यूकोरमाइकोसिस क्या होता है, बिकॉज ऑफ दिस इन्फेक्शन, ये इन्फेक्शन और शायद वो ज्यादा स्टेरॉइड यूज करने से, या जो वेंटिलेटर देते हैं या जो ऑक्सीजन देते हैं, तो ऑक्सीजन जो जनरेशन पानी होता है वो कभी कभी इन्फेक्टेड होता है, वो सिस्टम इन्फेक्टेड होता है, तो उससे एक फंगल इन्फेक्शन होता है, और एक काफी डेंजर फंगल इन्फेक्शन होता है, उसको हम बोलते हैं म्यूकोरमाइकोसिस। और वो काफी सीरियस इन्फेक्शन है, उसमें कभी कभी आइज में फैल जाता है, लोग ब्लाइंड भी हो सकते हैं, तो सभी को सावधानी रखनी चाहिए, स्पेशली ये कैटेगरी पेशेंट में। और उसकी दवाइयाँ भी काफी मिल नहीं रही है, और उसका डोज और ट्रीटमेंट भी काफी लंबा है, तो ये कॉम्प्लिकेशन से भी सभी को बचना है, मतलब ये डिजीज से ही बचना है। और ये कॉम्प्लिकेशन क्यों होता है मैंने थोड़ा में बताया, ताकि आपको ज्ञान रहे कि ये सब कॉम्प्लिकेशन आजकल दिख रहे हैं पोस्ट कोविड में। तो अभी जब कोविड होता है तो क्या करना चाहिए, तो हमने देखा कोविड से पहले बचना चाहिए, लेकिन हम देख रहे हैं कि काफी लोग पॉजिटिव भी हो रहे हैं। तो पॉजिटिव हो गए तो सबसे पहले आपको धैर्य रखना है। हम देख रहे हैं कि काफी लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं, तो जो जितना स्ट्रेस लोगे आप, तो उतना आपका जो ट्रीटमेंट पार्ट है या आपका जो रिकवरी पार्ट है वो धीरे होगा। तो सबसे पहला धैर्य रखिए। और ये बीमारी ये जल्दी ठीक होती है। अगर कब जल्दी ठीक होगी, अगर इसका डायग्नोसिस या हमको पता चले कि इसको कोविड है, वो जल्दी आपको इसका टेस्ट करवाना है। काफी लोग क्या बोलते हैं, नहीं नहीं मामूली बुखार है, 7 दिन 10 दिन निकल जाता है। और ये डबल म्यूटेंट स्ट्रेन क्या है ना, पहले बुखार आता है फिर बुखार बंद हो जाता है, तो उससे क्या होता है लोगों को लगता है हम ठीक हो गए, और फिर 7-8 दिन के बाद में वापस बुखार आता है। आप शायद सुने भी होंगे, और जब भी वो बुखार आता है मतलब वो स्प्रेड हो चुका है, ठीक है। और फिर तब हम मैनेज करने जाते हो तो थोड़ा सा लेट हो जाता है। और अगर आप किसी को डायबिटीज हो, किसी को ये, तो उसको ट्रीटमेंट करना और भी डिफिकल्ट हो जाता है। तो सबसे पहले आपको क्या देखना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस। अर्ली डायग्नोसिस मतलब क्या, अगर किसी को कोई भी सिम्टम्स है, ओके, खांसी बुखार कुछ भी, पैंडेमिक में और क्या होगा, सबसे पहले आपको यही सोचना है कि शायद ये कोविड की वजह से हो सकता है, तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लें। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी पर ध्यान मत दीजिए, इमीडिएटली आपके फैमिली डॉक्टर, कोई भी डॉक्टर, मोबाइल पे डॉक्टर्स अवेलेबल है, काफी लोग फ्री कर रहे हैं, मेरे जैसे काफी डॉक्टर्स अवेलेबल है, तो आप पहले उनको मोबाइल पे संपर्क कीजिए और बताइए कि ये हमको हमको ये सिम्टम्स आए हैं, तो क्या ये कोविड रिलेटेड है या नॉन कोविड रिलेटेड है। तो आप मत डिसाइड कीजिए, लेट डॉक्टर डिसाइड। और स्पेशली जो बुजुर्ग लोग हैं, जिनको डायबिटीज है, अस्थमा है, वो लोग को काफी सतर्क रहना चाहिए। तो अर्ली डायग्नोसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। ये काफी हद तक मदद करता है अर्ली रिकवरी के लिए, ठीक होने के लिए। दूसरा, अर्ली ट्रीटमेंट। आप जितने जल्द ट्रीटमेंट शुरू करोगे आपको उतना जल्द फायदा होगा। डोंट डिले ट्रीटमेंट, ट्रीटमेंट को आप अवॉइड मत कीजिए। काफी लोग डिले कर देते ट्रीटमेंट के लिए, तो ये दूसरा ड्रॉबैक है। अगर ये दो बात हमने ध्यान में रखी तो आपका इलाज सही तरह से होगा और जल्दी होगा, और आप जल्दी ठीक होगे। तो ये सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। तो पहले संयम रखना है, डॉक्टर से बात करना है, जल्दी ट्रीटमेंट शुरू करना है, प्रॉपर ट्रीटमेंट लेना है। ये पहला सबसे बड़ा मुद्दा, दवाई लेना एक बड़ा मुद्दा है। तीसरा, आपका डाइट अच्छा होना चाहिए। कि कोविड में क्या होता है, वीकनेस काफी आता है, आपने काफी पेशेंट से आपने देखा होगा, वीकनेस काफी होगा, तो आपको मल्टीविटामिन लेना चाहिए, प्रोटीन्स लेना चाहिए। आई थिंक सो आपका मी लाइफस्टाइल में भी प्रोटीन सप्लीमेंट है, तो वो भी काफी काफी अच्छा है, और हम शायद उस पर स्टडी भी करके देखेंगे वो कितने प्रमाण से लोगों को फायदा देता है। तो प्रोटीन सप्लीमेंट लेना चाहिए, डाइट आपका अच्छा होना चाहिए, ठीक है, प्रोटीन हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए। फिर जैसे मैंने पहले भी बताया कि आपको कम से कम 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए, बिकॉज पानी की कमतरता होती है, डिहाइड्रेशन होता है, तो आपको 3 से 4 लीटर पानी पीना चाहिए। फीवर भी होता है, उससे भी वाटर लॉस होता है। तो ये ड्यूरिंग पीरियड, कोविड पीरियड में आपको इसका सब ध्यान देना चाहिए। और अगर आप घर पे हो तो आपको सेल्फ आइसोलेट करना चाहिए। कितना दिन आइसोलेट करना चाहिए, जनरली हम लोग 14 डेज बोलते हैं, 14 दिन, लेकिन नए गाइडलाइन से बोलते हैं कि 10 दिन सफिशिएंट है, लेकिन स्टिल वी प्रीफर 14 दिन आइसोलेशन होगा तो आप 100% श्योर है
कि आप किसी को इन्फेक्शन स्प्रेड नहीं करोगे। तो इसको आपको ध्यान देना चाहिए कि ये पीरियड में हमने क्या क्या देना चाहिए, ठीक है। तो ये हो गया ड्यूरिंग कोविड पीरियड क्या करना चाहिए। और जब आप घर पे रहते हो तो जो बाकी के फैमिली मेंबर्स हैं उनको क्या करना चाहिए, आप तो आइसोलेट हो गए, तो बाकी लोग ने वो टाइम पे आपसे अगर संपर्क कर रहे तो मास्क पहन के संपर्क करना चाहिए, प्रेफरेबली N95 मास्क, ताकि उससे क्या होगा, संक्रमण होने की, दूसरे मेंबर्स को होने की जो संभावना है वो काफी कम हो जाती है। और ऐसे लोगों को जनरली अगर घर पे है तो उनको सेपरेट प्लेट्स दो, डिस्पोजेबल प्लेट्स दो, और इस तरह से उनके कांटेक्ट में आप आ सकते हो, ठीक है। तो इससे संक्रमण होने की संभावना काफी कम हो जाती है और घर पे इलाज अच्छा होता है। अब मैं जो कहता हूं कि अगर किसी को हुआ तो आपको डरने की कोई बात नहीं। क्यों बात नहीं है डरने की? इसके लिए कि ऑलमोस्ट 95% लोग ठीक हो जाते हैं। अगर आप प्रॉपर ट्रीटमेंट लो, जल्दी ट्रीटमेंट लो, तो 95% लोग ठीक होते हैं। तो कॉम्प्लिकेशन होने के चांसेस कितने, काफी कम है, और उसमें भी मॉर्टेलिटी चांसेस कितने, कम है। तो ये आपका गुरु मंत्र है, एक तो प्रिवेंशन करना चाहिए और अर्ली डायग्नोसिस करके अर्ली ट्रीटमेंट करना चाहिए। तो 95% लोग ठीक हो जाते हैं अगर आप ये फॉलो करो तो, ठीक है। तो ये हमने देखा कि इसका माध्यम हम क्या क्या कर सकते हैं। अभी पोस्ट कोविड, समझो किसी को कोविड हो गया, तो पोस्ट कोविड लाइफ जिसको कहते हैं, ये पोस्ट कोविड लाइफ में हमको क्या करना चाहिए। तो सबसे पहले मैंने बताया कि पोस्ट कोविड लाइफ में आपके लंग्स इन्वॉल्व हो जाते हैं, लंग्स अफेक्ट हो जाते हैं। तो आपको नियमित रूप से लंग एक्सरसाइज करने चाहिए। अभी वो प्राणायाम करो, ब्रीदिंग एक्सरसाइज करो, धीरे धीरे वॉकिंग करना चाहिए। अगर लॉकडाउन नहीं है वो एरिया में आप बाहर जाके लॉक कर सकते हैं, या घर में आप वॉक कर सकते हैं, कोई भी माध्यम से। काइनेटिक एक्सरसाइज, काइनेटिक मतलब क्या, जिसमें मोशन है, जिसमें आप चलते हैं, उसको काइनेटिक बोलते हैं। वो एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, ठीक है। अभी लोग काफी एक बार पूछते हैं कि सर हम बाहर चलने गए थे और हम डबल मास्क करके हम जॉग कर रहे हैं या वॉक कर रहे हैं। आप लोग ने काफी देखा भी होगा, ये बिल्कुल गलत है। आप अगर ब्रिस्क वॉक कर रहे हैं या अगर आप जॉग कर रहे हो और आपने अगर डबल मास्क पहना है, तो ये रिस्क काय का होता है, ये आपके हार्ट के लिए रिस्क हो जाता है। बिकॉज डबल मास्क पहनने से क्या होगा, आपका जो ऑक्सीजन आप लेने की कैपेसिटी है उसको हमने कम कर दिया, ऑलमोस्ट 20 to 30% कम कर देते हैं। उससे क्या होगा, आपको शरीर का डिमांड है ऑक्सीजन का, लेकिन हमने मास्क पहना है तो उससे डिमांड आपका कम हो गया, तो आपका हार्ट थोड़ा स्ट्रेस में जाता है। एक दो केसेस भी हुए जो काफी डिस्टेंस लॉन्ग मास्क पहन के और जॉगिंग कर रहे थे, वो कोलैप्स हो गए थे, फिर आपको इमरजेंसी में ऑक्सीजन देना पड़ेगा। तो ये सब मत कीजिए। एक तो ग्रुप में नहीं चलने का, हम काफी टाइम देखते हैं लोग वॉक करते तो 4-5 का ग्रुप बना के चलते, तो मैं खुद उनको बोलता है प्लीज डोंट वॉक इन ग्रुप। मैं आपको भी यही अनुरोध करता हूँ, अगर कुछ गलत चीज आप देखते हो तो आप टोकिए और रोकिए। ये हर एक सिटीजन, हर एक नागरिक का ये कर्तव्य बन चुका है आज। हर एक इंसान की ये जिम्मेदारी है, और हमको ये इन्फेक्शन, ये रोग, ये पैंडेमिक, इसको रोकना है, कोई भी हालत में इसको रोकना है, ठीक है। तो आपको मास्क के साथ में वॉक नहीं करना है और आपको अकेले वॉक करना है, ये ध्यान में रखिए। तो ये पोस्ट कोविड में आपके लंग एक्सरसाइज हो गए। दूसरा, पोस्ट कोविड लाइफ में आपको डाइट पे ध्यान रखना है। तो डाइट में जनरली क्या आपको मैंने बताया, हाई प्रोटीन डाइट रखना है, ठीक है। तो डाइट में आपको कंट्रोल करना है, हाई प्रोटीन डाइट, और जो विटामिन है ये उसका सेवन आपको करते रहना चाहिए। लेकिन ये सब ग्रेजुअली करना चाहिए, ग्रेजुअली आपको धीरे धीरे करना चाहिए, ठीक है। इससे आपको क्या आएगा, पोस्ट कोविड लाइफ में रिकवरी होगा, ठीक है। सो एक्सरसाइज, डाइट, ये आपको ध्यान देना चाहिए। अभी कभी कभी काफी लोग जो कोविड से रिकवर हो चुके हैं वो बोलते सर आपने ये बता दिया, ये सब ठीक है। तो काफी लोग पूछेंगे सर हम लोग शराब कब पी सकते हैं। तो मुझे काफी हंसी आती है कि लोग ठीक होने के बाद में शराब पीने के लिए इतने उतावले हो जाते हैं। तो मैं उनको क्लियरली बोलता हूँ आपको कम से कम 1 से 3 महीना नहीं पीना चाहिए, मैंने आपके लिए बैंड है ये, ठीक है। तो ये थोड़े हो गया आपका प्रिकॉशंस, डाइट और लाइफस्टाइल मैनेजमेंट आपको कैसे करना चाहिए पोस्ट कोविड लाइफ में। स्पेशली आपको लंग्स पर ध्यान देना चाहिए। अभी थोड़े बार ये भी हमने देखा गया कि पोस्ट कोविड लाइफ में कभी कभी सिम्टम्स वापस आते हैं, तो उसको नजरअंदाज मत कीजिए।
जैसे कि किसी किसी को वापस फीवर आता है, किसी किसी का बॉडी एक होता है, किसी किसी को हार्ट में प्रॉब्लम आता है, किसी को मसल्स में कमजोरी आती है, तो उसका भी ट्रीटमेंट अवेलेबल है। तो पोस्ट कोविड लाइफ में उस पर भी आपको ध्यान देना चाहिए। अगर कुछ कंप्लेंट्स आए तो वापस आप डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट और इलाज जल्द कर लेना चाहिए। ठीक है, अब लास्ट हम आएंगे सबसे जो अहम मुद्दा है और आज के तारीख में सबसे इम्पोर्टेंट विषय है, सबसे महत्वपूर्ण विषय बन चुका है, वो वैक्सीनेशन, वैक्सीन। अभी वैक्सीन क्यों लेना चाहिए? सबसे पहले हमने देखा देश में काफी लोग बोल रहे थे वैक्सीन नहीं लेने चाहिए, काफी रूमर्स फैल रहे थे और इसके लिए स्टार्टिंग में वैक्सीन अवेलेबल थे लेकिन कोई लेना नहीं चाहता था। और अभी अब हम देख रहे हैं कि सभी सेंटर पे इतनी भीड़ लग गई कि सभी को लेना है। तो ये हमारे लोगों में ये पैराडॉक्स ऑफ लाइफ है, जब भी मिलता है तभी नहीं चाहिए, जब भी नहीं मिलता है तो सब कुछ चाहिए। तो दैट इज ह्यूमन का एक नेचर, एक टेंडेंसी है। अभी काफी लोग मिलते हैं डॉक्टर हमको कुछ भी करके दिलाओ, कुछ भी करके। अरे कुछ भी करके दिलाए कैसे दिलाए? वैक्सीन आना तो चाहिए। तो वैक्सीनेशन, तो आप पूछेंगे वैक्सीन लेना चाहिए, मतलब आपको ये क्वेश्चन ही नहीं पूछना है, ये सभी को वैक्सीन लेना चाहिए। क्यों लेना चाहिए? सिंपल है कि वैक्सीन लेने से शरीर में एंटीबॉडी का उत्पत्ति होती है और ये एंटीबॉडीज अगर आपको इन्फेक्शन होगा उससे फाइट करता है। इसके 2 डोज है फिलहाल, आगे चल के देखेंगे इसमें कुछ चेंजेस आएंगे तो हम देखेंगे, लेकिन फिलहाल इसका 2 डोज लेना चाहिए। फिर वैक्सीन कौन सा लेना चाहिए? लोग अभी एक तो उनको वैक्सीन नहीं चाहिए था, अभी वैक्सीन लेना है तो मुझे पूछेंगे सर हमको तो यही वैक्सीन चाहिए। भैया मतलब क्यों? नहीं हमने पढ़ा है व्हाट्सएप पे कि ये वैक्सीन अच्छा है, मुझे कोविशील्ड ही चाहिए, कोई बोले मुझे कोवैक्सीन ही चाहिए। अभी स्पुतनिक है तो फॉरेन का है, तो हमको तो आदत होती है ना कि फॉरेन का हर चीज अच्छा होता है, तो लेना हमको तो अभी स्पुतनिक चाहिए, बराबर। तो अगर हर वैक्सीन अच्छा है, सभी को जो इफेक्टिवनेस जिसको हम लोग बोलते हैं ना एफिकेशियस, मतलब इफेक्टिवनेस कितना अच्छा है, कितना हमको फायदा दे, तो सभी 3 ही वैक्सीन अच्छे हैं और शायद 1-2 वैक्सीन और भी आने के कतार में है। तो फिलहाल 3 वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन अगर मिलता है लीजिए, आपके शेड्यूल के हिसाब लीजिए, दूसरा डोज भी आपको ले लेना चाहिए। अभी वैक्सीन का फायदा क्या होता है? वैक्सीन लेने से मैंने जैसे बताया कि आपके शरीर में वैक्सीन मतलब वो जो कोविड का जो जंतु है वो मरा हुआ रहता है या उसको कृत्रिम इससे बनाया हुआ रहता है ताकि वो आपके शरीर में जाता है और शरीर में आपके एंटीबॉडीज तैयार होते हैं। ठीक है, और जब भी आपको एक्चुअल जो कोविड वायरस आपके शरीर में आता है तो आपके बॉडी में ऑलरेडी एंटीबॉडीज तैयार है। अभी एंटीबॉडीज कौन है? ये सोल्जर्स है, आपके फाइटर सोल्जर्स है। तो ये सोल्जर्स वो वायरस के ऊपर अटैक करते हैं, वो खत्म करते हैं ताकि आपको इन्फेक्शन ना हो। ये उसका फायदा है। अभी आप पूछोगे सर हमने देखा है लेकिन थोड़े लोग को ऑलरेडी वैक्सीन लेने के बाद में भी हुआ, तो ये कैसे? हाँ हो सकता है, क्योंकि पहले डोज लेने के बाद में आपको 1 महीने के बाद में एंटीबॉडीज तैयार होते हैं शरीर में, उसकी उत्पत्ति होती है 4 हफ्ते के बाद में, और वो भी 50%। और दूसरा डोज लेने के बाद में उसके 2 वीक के बाद में ऑलमोस्ट 90% एंटीबॉडी तैयार होने की शुरुआत होती है। तो आपका विंडो पीरियड होता है, अगर वो विंडो पीरियड में आप एक्सपोज हो गए तो आपको होने के चांसेस है, बराबर। तो लोग बोलेगा सर फिर लेने का फायदा क्या? फायदा है, एक तो आप वो विंडो पीरियड में क्रॉस किया तो आपको नहीं होगा, और जिसने वैक्सीन लिया है अगर उनको ये होता भी है तो उसकी जो तीव्रता जो है, ये डिजीज की जो तीव्रता जिसे को वो काफी माइल्ड होती है, मामूली होती है, ताकि वो रिकवर फास्ट होता है। तो आप समझ गए, तो वैक्सीन लेने का आपको फायदा इतना है। फिर से वापस लोग बोलेंगे सर मैंने वैक्सीन ले लिया है, हम शराब कब पी सकते हैं? मुझे ये लॉजिक वापस नहीं समझता है कि शराब के पीछे कितने पड़ते हैं। काफी लोग काफी वक्त पूछेंगे तो मैं सीधा बोल देता हूँ 1 महीना आप नहीं पी सकते, बंद। क्यों? आपको 1-2 वीक के बाद में आपका एंटीबॉडीज और आपका एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया और यार एक मिक्स ना हो, ताकि हम अवॉइड करें। अगर आप पूछेंगे कोई रिसर्च किया है, तो किसी ने रिसर्च नहीं किया है, ये जनरली हमारे एक्सपीरियंस से हम बोलते हैं और हम लोग अवॉइड करने बोलते हैं। ठीक है, ये पैराडॉक्स है जिंदगी में, मतलब ये हम बोलते हैं ना कि हम जो सोचते हैं जो प्रकार से वो कितना गलत होता है, इसको हम पैराडॉक्स कहते हैं। सिगरेट के पैकेट के ऊपर लिखा हुआ आता है इट इज इंजूरियस टू हेल्थ। अगर आप सिगरेट पियोगे तो आपको कैंसर होने की संभावना बहुत ज्यादा है, ये हानिकारक है।
शराब के बॉटल पे लिखा रहता है आप ज्यादा पियो तो हानिकारक है, फिर भी हम देखते हैं कि कितनी बड़ी कतार लगती है वो खरीदने के लिए, जबकि पता है इससे हमको नुकसान ही होगा, बराबर। सिगरेट पीने से कभी आज तक किसी का फायदा नहीं हुआ है, कैंसर ही होगा, लेकिन फिर भी इंसान को चाहिए। और जो वैक्सीन है जो आपको जान देने वाली है, आपको बचाने वाली है, तो हम डाउट करते हैं सर इसका साइड इफेक्ट क्या होगा। तो ये लाइफ ऐसी ही चलती है। तो वैक्सीन इज सेफ, आप प्लीज लीजिए, शेड्यूल में लीजिए। तो हमने देखा ये वैक्सीन जितने जल्द आपको अवेलेबल होगी आपको लेना चाहिए। तो हमने देखा ये वायरस कैसे आया, कैसे इंडिया में इसका प्रसार हुआ, संक्रमण कैसे बढ़ा, पहले वेव में क्या था, दूसरे वेव में क्या हुआ, हमको अपना आप कैसे प्रोटेक्शन करना चाहिए, क्या क्या करना चाहिए, क्या दवाई लेने चाहिए, स्टीम थेरापी लेना चाहिए, गर्म पानी की वाफ लेना चाहिए नियमित रूप से, अपने आप को कैसे कंट्रोल करना चाहिए, अगर वैक्सीन हो किसी को कोविड हुआ तो क्या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए, अर्ली डायग्नोसिस एंड अर्ली ट्रीटमेंट, ये 2 गुरु मंत्र है। एक तो प्रिवेंशन में क्या देखा, SMSS, ये गुरु मंत्र है। कोविड के टाइम क्या गुरु मंत्र है, अर्ली डायग्नोसिस अर्ली ट्रीटमेंट गिव्स यू अर्ली रिकवरी, आप सबसे जल्दी ठीक हो, ठीक है। और हम सबको वैक्सीन लेना है। तो ये थोड़ा मेरे माध्यम से आपको बताने की कोशिश की कि हमको क्या क्या करना चाहिए। अगर आप कोई क्वेश्चंस है, अभी कुछ क्वेश्चंस है या कोई प्रश्न है तो आप पूछिए ताकि मैं उनका उत्तर दे सकूं। हाँ, तो डॉक्टर साहब क्वेश्चंस हैं, मैं आपको बोलता हूँ, आप प्लीज़ रिप्लाई करिएगा यहाँ पे जो आए हुए हैं। तो सबसे पहले एक जो क्वेश्चन आया था वो ये है कि लेडीज़ की साइकिल जब होती है मंथली, तो कब वैक्सीनेशन लेना चाहिए, पहले या बाद में, कितने दिन के बाद में? अभी लेडीज का साइकिल और वैक्सीन का कोई डायरेक्ट संबंध नहीं है। अगर समझो आपको अपॉइंटमेंट मिल गया है, ओके, और वही दिन तो लेने में कोई हर्ज नहीं है। देयर इज नो रीजन कि हमको ये हुआ है तो हम ले नहीं सकते, ऐसा कोई बात नहीं है। अगर आप पोस्टपोन कर सकते हैं 1 आध 7 दिन तो चल जाता है, तो उसमें ये हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है कि आपको पोस्टपोन ही करना है, ठीक है। एक क्वेश्चन और आया है डॉक्टर साहब कि अगर एक बार पॉजिटिव हो चुके तो उसके बाद वैक्सीनेशन लेना चाहिए? 100% लेना चाहिए। एक और क्वेश्चन है, कोविड अगर किसी को हुआ है फिर भी लेना चाहिए, ताकि क्योंकि क्या होता है ना, जब भी किसी को कोविड हुआ है तो उसको नेचुरल एंटीबॉडीज मिलते हैं, वो स्ट्रांग होते हैं, ठीक है। और भी आप जब भी वैक्सीन लोगे तो आपको बूस्टर डोज देगा, तो आपको एंटीबॉडीज ज्यादा मिलेंगे, और प्लस उसमें स्ट्रेन्स होते हैं अलग अलग, तो वैक्सीन में आपको स्ट्रेन्स भी मिलते हैं, तो आपका प्रोटेक्शन ज्यादा होगा। एक क्वेश्चन ये भी था जो पिछली बार भी पूछा गया था कि स्टीम जब लेते तो उसमें और भी कुछ वाटर में मिक्स करना चाहिए क्या? नहीं, मैंने आपको तो मेरे इसमें भी बताया, आपको प्लेन वाटर से स्टीम लेना है, उसमें कुछ मत डालिए। अगर आप कुछ ऐड करोगे और अगर एलर्जी होगा तो आपको एलर्जी से नुकसान होगा। तो प्लेन वाटर सिंपल, ना उसमें कैम्फर डालना है, ना नीलगिरी का तेल डालना है, ना उसमें कोई कोई अलग अलग वाला जो, कुछ नहीं डालना है, वो एक बात। और दूसरा ये भी बताना चाहूँगा, काफी लोग आजकल दूध पीने लग गए हल्दी डाल के। तो हल्दी क्या होता है ना, रॉ हल्दी होता है, तो अगर आप हल्दी डाल के दूध पी रहे तो वो दूध को प्लीज हल्दी डाल के उबालिए फिर ही पिए, अदरवाइज मत पिए। अगर आपको जो चीज की आदत नहीं है ना तो वो आदत मत कीजिए, तो उससे थोड़ा गले में गला पकड़ लेता है। हाँ बोलिए सर। और सीनियर सिटीजन्स अगर डायबिटिक हैं तो वैक्सीनेशन के लिए जाना चाहिए उनको? 100%, इनफैक्ट उन्होंने सबसे पहले जाना चाहिए। जैसे मैंने बताया, जिसको अस्थमा है, डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, बुजुर्ग लोग हैं, उनको सबसे पहले लेना चाहिए। इसलिए जो सरकार ने भी किया, सबसे पहले बुजुर्ग लोगों से शुरुआत की, उन्होंने सबसे पहले ले लेना चाहिए, जितना जल्दी हो आपको ले लेना चाहिए। कोविड से रिकवरी होने के बाद कितने दिन के बाद वैक्सीनेशन लेना चाहिए? कोविड जनरली हम लोग बोलते हैं 28 दिन के बाद में, 1 मंथ रफली। ओके। दोनों डोज जो वैक्सीनेशन के हैं वो सेम ही मतलब मैन्युफैक्चरर के होने चाहिए कि अलग अलग? और मैंने वही बताया कि आप जब वैक्सीन लेंगे, अगर आपने एक वैक्सीन लिया है तो आपको दूसरा वैक्सीन भी वही लेना है। मतलब आपने पहले कोविशील्ड लिया है तो दूसरा भी कोविशील्ड होगा, कोवैक्सीन लिया है तो कोविड। अभी तो स्पुतनिक शुरू नहीं हुआ, स्पुतनिक। आप ऐसा मत कीजिए कि पहले मैंने चलो कोविशील्ड ले लिया तो अभी मेरे को ज्यादा एंटीबॉडी चाहिए तो मैंने दूसरा ले लिया, कोवैक्सीन ले लिया, फिर झूठ बोल के मैंने स्पुतनिक भी ले लिया। ऐसे मत करो, ओके। 2 ही डोज लेना है, जो वैक्सीन लिया है उसका ही रिपीट डोज लेना है।
WBC काउंट कम होने से मतलब वैक्सीन ले सकते हैं क्या? हाँ ले सकते हैं, वैक्सीन और WBC काउंट का कोई ये नहीं है। WBC काउंट कभी होता है, कभी कभी इन्फेक्शन की वजह से कम हो सकता है, कोई कारण हो सकता है। अगर एक्टिव इन्फेक्शन हो तो तभी मत लीजिए, आप रिकवर होने के बाद ले सकते हैं। एक अच्छा क्वेश्चन किसी ने पूछा, प्रेग्नेंट फीमेल वो वैक्सीन ले सकती है क्या? तो फिलहाल हमारे कंट्री में जो भी वैक्सीन अवेलेबल है वो रिकमेंडेड नहीं है कि प्रेगनेंसी में देने के लिए। इट इज नॉट सजेस्टेड टू बी गिवन टू प्रेग्नेंट फीमेल्स। लेकिन जो फाइजर की वैक्सीन है जो यूएस में, तो उसका सेफ्टी उन्होंने अभ्यास किया है और वो दे रहे हैं, और फिलहाल फाइजर की वैक्सीन हमारे इधर अवेलेबल नहीं है, तो ये वैक्सीन हम लोग प्रेगनेंसी में अवॉइड करते हैं। आगे चल के अगर स्टडी हुआ तो हम लोग दे सकते हैं। और ये वैक्सीन चिल्ड्रन में दे सकते हैं क्या? फिलहाल चिल्ड्रन में नहीं दे रहे, आई थिंक सो अभी तक अलाउ नहीं किया है चिल्ड्रन में, 18 साल के ऊपर ही दे रहे। चिल्ड्रंस का भी स्टडीज चल रहा है। इनफैक्ट कोविशील्ड थोड़े यूरोप में, जो यूरोप का कोविशील्ड है उन्होंने अभ्यास किया है प्रेगनेंसी में, उधर शुरू कर रहे हो देने के लिए। फाइजर का शुरू हो चुका है, अभी फाइजर का नया स्टडी कर रहे हैं, तो वो अभी बच्चे लोग में भी देंगे। अभी ये इंपॉर्टेंट क्यों है वैक्सीन? अगर समझो तीसरा लहर आता है, एक और मैं बात बताना चाहूंगा, जो पहले लहर में आते हैं तो उसमें एडल्ट ज्यादा अफेक्टेड थे। दूसरी लहर में हमने देखा, हम सोच रहे थे ना कि कोविड बच्चे लोग को अफेक्ट नहीं करता है, तो दूसरी लहर में काफी बच्चे लोग को इन्फेक्ट किया। और शायद तीसरी लहर आएगी तो अगर उसका स्ट्रेन चेंज होता है, तो शायद स्ट्रेन क्यों चेंज होता है, बिकॉज वो क्या होता है ना, एडल्ट का एक स्ट्रेन पैटर्न होता है, तो वो वायरस स्ट्रेन चेंज करके क्या करता है, वो एडल्ट में इन्फेक्शन कम करेगा। और पीडियाट्रिक पॉपुलेशन जो है, बच्चे लोग हैं, तो उसका क्या है, उसको अभी तक हुआ नहीं है, तो शायद वो उसको ज्यादा पकड़ सकता है, ज्यादा इन्फेक्ट कर सकता है। तो ये शायद खतरा हो सकता है कि तीसरी लहर में पीडियाट्रिक्स या बच्चे लोग को ज्यादा हो, इसीलिए हमको सतर्कता काफी रखनी पड़ेगी। यू हैव टू बी एब्सोल्युटली डिसिप्लिन। आपको किधर भी, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ, अगर आप कोई गलती करता है तो आपको रोकिए टोकिए, बिकॉज हमको ये रोग रोकना है, इसको फैलने से इसको कंट्रोल करना है। इस पर प्लीज ध्यान दीजिए। और सर बताइए। एलर्जी है अगर पेनिसिलिन से, तो वो लेना चाहिए वैक्सीनेशन? हाँ, अभी काफी लोग पूछते हैं, किसी को सल्फोनामाइड्स का एलर्जी होता है, किसी को कोई एलर्जी होता है, तो एक तो एलर्जी है तो आप ले सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन समझो कोई इंजेक्शन से आपको एनाफाइलेक्सिस रिएक्शन हुआ है, एनाफाइलेक्सिस मतलब क्या, वो सीरियस रिएक्शन होता है, जैसे उसको हॉस्पिटल में देना पड़ा है, तो वो लोग, मैं अभी उधर के डॉक्टर से कंसल्ट करके फिर ही देना चाहिए। हम लोग वो केस में अवॉइड करते हैं, अदरवाइज एलर्जिक केस में आप इजीली ले सकते हैं। एंड फीडिंग मदर वो वैक्सीनेशन कर सकती है? ले सकते हैं, लैक्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं, फीडिंग मदर ले सकते हैं। और एक क्वेश्चन किसी ने शायद पूछा, जो कीमोथेरापी लेते हैं, ओके, मतलब जो कैंसर की से पीड़ित है, वो कैंसर की दवाई ले रहे हैं, या किसी को रूमेटो आर्थराइटिस है, और रूमेटो आर्थराइटिस में काफी टाइम में इम्यूनोमॉड्यूलेटर ड्रग्स लेते हैं, तो उसमें वैक्सीन ले सकते हैं क्या? जरूर ले सकते हैं, लेकिन तभी आप क्या करो ना, आपके डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए। क्यों कंसल्ट किए? तो आपका जो इम्यून थेरापी जो चलता है ना, उसको थोड़ा देर बंद रखना पड़ता है, मतलब वो डोज हमको वो पीरियड में नहीं देना पड़ता है, ताकि 2 वीक का गैप रखे, फिर वैक्सीन ले, और फिर वापस 2 वीक का शुरू करे, तो आपको अपना टाइमिंग जरा एडजस्ट करना पड़ेगा। एंड अगर सीनियर सिटीजन 350 से ऊपर शुगर लेवल है तो एडवाइजेबल है वैक्सीनेशन उस टाइम करवाना? एज मैंने बताया कि सीनियर सिटीजन को वैक्सीन से ब्लड शुगर से कोई डायरेक्ट इम्पैक्ट नहीं होगा, लेकिन 350 शुगर हाई है तो उसको डायबिटीज का तकलीफ काफी होगा, तो इट इज बेटर टू कंट्रोल दैट डायबिटीज। फिर शायद और एक किसी ने पूछा, बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, किसी को कोविड हुआ था और उसको 3 बार पॉजिटिव रिपोर्ट आया, मतलब कोविड होने के बाद में, ट्रीटमेंट होने के बाद में। तो आपको ये बताना चाहूंगा, कई लोगों में क्या होता है ना, हम कोविड का उनको ट्रीटमेंट कर देते हैं और वो कोविड से ठीक हो जाते हैं, फिर भी उनका जो टेस्ट करते हैं वो पॉजिटिव आता रहता है, किसी को 3 बार 6 बार भी हमने देखा है। तो ये पॉजिटिव मतलब क्या, ये पॉजिटिव इज नॉट द लाइव वायरस, ये डेड वायरस होता है। और ये पीसीआर में क्या होता है ना, ये डेड वायरस पकड़ा जाता है और इसकी वजह से वो पॉजिटिव आता है, तो इसका मतलब ये नहीं उसको एक्टिव इन्फेक्शन है। एंटी टेटनस इंजेक्शन लिया है तो वैक्सीनेशन मतलब ले सकते हैं? हाँ, थोड़ा गैप रखे भाई ना, आपने कोई वैक्सीन वगैरह लिया है तो आपको फिर गैप रखना पड़ेगा, एक्टिवली अगर लिया है तो आपको 4 वीक का गैप रखना पड़ेगा। 4 वीक्स का गैप?
क्या? किसी ने क्वेश्चन पूछा कि वैक्सीन लेने के बाद में किसी को पैरालिसिस हुआ, तो ये सब झूठ है। वैक्सीन लेने का इस रिपोर्टेड नहीं है। तो क्या है, कभी कभी कोई बुजुर्ग लोग होते हैं तो वो कोइंसिडेंस हो सकता है। बहुत कम केसेस में, जैसे हमने देखा कि कम केसेस में थ्रम्बोस फॉर्मेशन, मतलब क्या, क्लॉट जिसको बोलते हैं, क्लॉट फॉर्मेशन, वो देखा गया। लेकिन वो उसका परसेंटेज जो है ना, वो बहुत ही कम है। मतलब आज कोविड, अभी हिंदुस्तान में देखे 17 करोड़ वैक्सीन लग चुके हैं, और फिर यूरोप में कितने, तो एक 20-25 करोड़ वैक्सीन ऑलरेडी लग चुके हैं। और 20-25 करोड़ में ये केसेस कुछ 10-20 केसेस में कुछ क्लॉट फॉर्मेशन दिखा हुआ है, तो आप परसेंटेज निकाले, बहुत ही कम है। और ये कौन से लोग हैं? ये जो बुजुर्ग लोग होते हैं जिनको ऑलरेडी डायबिटीज होता है, हार्ट प्रॉब्लम होता है, ये होता है, तो डिजीज प्रोग्रेशन से भी हो सकता है, और ये थोड़ा इसके चांसेस उससे बढ़ जाते हैं, बट दैट इज वेरी रेयर। एक हमारी मैडम बार बार लिख रही है, क्या थायराइड लाइफ टाइम के लिए लिया जा सकता है क्या? तो थायराइड क्या? ये क्वेश्चन मुझे ही नहीं समझ में आ रहा डॉक्टर साहब। लिखा हुआ है क्या थायराइड लाइफ टाइम के लिए लिया जा सकता है, तो इधर थायराइड का तो डिस्कशन हो भी नहीं रहा। नहीं, इसमें अगर आप पूछ रहे हैं कि थायराइड पेशेंट ले सकते हैं क्या, यस यू कैन टेक टेक इट। थायराइड के पेशेंट ले सकते हैं, कोई उसको प्रॉब्लम नहीं है। या अगर उनको ये पूछना है थायराइड में थायराइड की दवाई लेनी पड़ती है, हाँ हाँ, तो थायराइड में आपको थायराइड की दवाई लाइफ टाइम लेनी पड़ती है। कोई पूछ रहे कि फर्स्ट डोज लेने के बाद में क्या होता है, तो दो चीज है। एक तो फर्स्ट डोज लेने के बाद में मैंने बताया कि चार चार हफ्तों के बाद में आपके एंटीबॉडीज बनने की प्रक्रिया स्ट्रांग होती है, ठीक है। तो आपको विंडो पीरियड चार चार हफ्ते होता है। फर्स्ट डोज लेने के बाद में आपको कभी कभी उसके इफेक्ट्स भी आते हैं। क्या इफेक्ट आते हैं? जनरली फीवर आ सकता है, बॉडी एक हो सकता है, किसी किसी को डायरिया हो सकता है। ये सब साइड इफेक्ट आपको दिख सकते हैं, बट वो बहुत ज्यादा नहीं होता है, 1 या 2 दिन तक हो सकता है, उसके बाद में वो निकल जाता है। अस्थमा पेशेंट वैक्सीनेशन? हाँ, मैंने पहले बताया, ये अस्थमा पेशेंट्स है, सीओपीडी पेशेंट है, सभी को लेना चाहिए। तो मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन डॉक्टर साहब मेरे ख्याल से हमने कवर कर ही लिए हैं। हाँ हाँ। मेरे ख्याल से जितने भी इधर जूम पे हैं और अप्रोक्सीमेटली 30-35,000 यूट्यूब से फ़िलहाल अभी कनेक्टेड हैं, तो मैं चाहता हूं कि डॉक्टर साहब ने आज अपना इतना कीमती वक्त ऐसे टाइम में दिया, तो एक बार जो जूम पे हैं और जो भी यूट्यूब पे है, तो अपना अप्रिसिएशन जिस तरीके से भी दिखा सकते, तो एक बार डॉक्टर साहब को अप्रिसिएशन देंगे हम लोग। और रियली वेरी थैंकफुल टू यू डॉक्टर साहब, आपने आज इतना टाइम निकाला। और आने वाले टाइम में आपसे एक सेशन मराठी का भी करवाएंगे, ये एक रिक्वेस्ट सर। हम करेंगे हमारे महाराष्ट्र के लोगों के लिए और जितने भी लोग मराठी में बात करते हैं। तो थैंक यू वेरी मच डॉक्टर साहब आपके टाइम के लिए, एंड वी विल बी होपफुली वी विल बी मीटिंग वेरी सून। श्योर श्योर। तब तक आप अपने आप का ख्याल रखिए, बी डिसिप्लिन। हम सबको इसका सामना करना है, एंड डेफिनेटली कोरोना हारेगा, इंडिया जीतेगा। जय हिंद। बिल्कुल बिल्कुल डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। तो जितने भी लोग हमसे कनेक्टेड है, तो आज का सेशन कंक्लूड करने से पहले मैं यही बोलना चाहूँगा कि आज माई लाइफस्टाइल मैनेजमेंट ने ये जो इनिशिएटिव लिया है, जिसका हमने एक नाम दिया है, जो हमारा चैरिटेबल एक विंग इस टाइम के लिए जो बनाया गया, वो है एम आई लाइफलाइन। तो आप लोग ये देख रहे होंगे एम आई लाइफलाइन। तो इसके तहत हम आपको कोरोना के जो रूमर्स इधर उधर फैल रहे, उनसे बाहर आके एक्चुअल क्या होना चाहिए और कैसे होना चाहिए और क्या करना चाहिए, वो सारी जानकारी आपको जूम और यूट्यूब के माध्यम से देंगे। और आने वाले टाइम में इसको रीजनल लैंग्वेजेस में भी डॉक्टर्स आएंगे और वो करेंगे, और एक पूरा डॉक्टर्स का पैनल रेडी है। आप लोगों मैसेज का इंतज़ार कीजिए। और एक बुकलेट है जो हमने कोरोना के लिए निकाली है, तो ये जो बुकलेट है, ये आप आपके एनटीसी लेवल या आपके आरटीसी लेवल इन सब के पास पहुंच चुकी है, और इसको भी हम रीजनल लैंग्वेजेस में निकालने की पूरी तैयारी कर रहे हैं। और ये बहुत हेल्पफुल बुकलेट है और हर एक आदमी के पास होनी चाहिए, चाहे वो माई लाइफ में है चाहे नहीं है, आदमी है तो वो बुकलेट आज की डेट में उसके लिए बहुत ज़रूरी है। और अब हम लोग मोस्ट प्रॉब्ली संडे को मिलेंगे, पर वो जो लैंग्वेज रहेगी वो रहेगी हमारी तमिल लैंग्वेज, उसमें रहेगी। उसका मैसेज आप लोगों तक आ जाएगा कब कैसे क्या। और एक सेकेंड आप मुझे देंगे तो। तो
ये जो इनिशिएटिव हम माई लाइफस्टाइल की तरफ से ले रहे तो हम बिज़नेस की तरफ नहीं, हम बिज़नेस के साथ साथ अपने लोगों के साथ इमोशनल अटैचमेंट, और जब जब इस टाइप का कुछ भी रहता था आउट ऑफ द वे, ये जो मैनेजमेंट जाके करता था, इसके लिए जो सबसे पहले धन्यवाद देना चाहिए वो है हमारे मेंटर, उनको देना चाहिए। तो मैं ये चाहता हूँ कि दिल से जितने भी लोग इसको सुन रहे हैं, दिल से जहाँ पे भी हो, जैसे भी हो, एक बार उनको धन्यवाद जाता है कि उन्होंने इतना ज़बरदस्त इनिशिएटिव लिया। और ये इनिशिएटिव अभी नहीं, 1-1.5 महीने से इसके ऊपर काम चल रहा है। और मुझे पूरी उम्मीद है और विश्वास है कि इस टाइम हमारे मेंटर भी हमारे साथ में ही हैं और वो इसको ज़रूर सुन रहे होंगे। और आने वाले टाइम में हम लोग और भी बहुत से इनिशिएटिव्स एमआई लाइफलाइन के थ्रू कोविड रिलेटेड जो भी हेल्प जैसा भी हो सकता है और जो भी पॉसिबल है वो सब हम अपने डिस्ट्रीब्यूटर्स के लिए लेके आएंगे। और आप लोगों से यही उम्मीद है कि आप लोग सेफ रहिए और जो जो मैसेज आते जाएं इससे रिलेटेड, इसकी अवेयरनेस अपनी टीम में अटेंड करने के लिए, और जो जो भी इसमें करवा रहे हैं हम लोग उसके लिए पूरा अटेंशन होके ध्यान रखें, अपनी टीम में पास ऑन करिएगा। और इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग सेफ रहेंगे और बिज़नेस भी करेंगे, पर सेफ रहते हुए बिज़नेस करेंगे, क्योंकि वो पिछले कोरोना में जब फर्स्ट वेव में हम लोगों ने जो बिज़नेस किया था वो सेफ रहते हुए भी किया था और रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिज़नेस किया था। और अब की बार तो हम लोग उसका महत्व भी समझ गए और उससे एक्सपीरियंस लेते हुए अब की बार, क्योंकि मोबिलिटी अब की बार जो है वो हमको मिली हुई है जो पिछले लॉकडाउन में नहीं थी। मोबिलिटी मतलब हम लोकेलिटी में घूम सकते हैं अपने, तो एटलीस्ट महाराष्ट्र में थोड़ा पाबंदी है, बाकी जहाँ पे भी नहीं है। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग सेफ रहिए, पर सेफ के साथ साथ कोरोना से हमको डरना नहीं है, लड़ते हुए अपना घर भी चलाना, बिजनेस भी चलाना और लोगों को भी खुशहाल बनाना है। तो इसी उम्मीद के साथ कि हम आने वाले टाइम में सेफ रहते हुए रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस अपने और अपनी टीम के लिए जनरेट करेंगे, इसी उम्मीद के साथ हम लोग आज आपसे विदा लेते हैं और बहुत जल्द दोबारा से इसी प्लेटफॉर्म पे, लाइफलाइन वाले प्लेटफॉर्म पे हम लोग दोबारा से मिलेंगे। विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू डॉक्टर साहब वंस अगेन, एंड थैंक यू वेरी मच।